हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजाइम का सेकेंड पार्ट 2 वीडियो। इस जगह पे मैंने एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा एम्फसाइज करूंगा। मेरा एंजाइम रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो है, उस जगह पे आप लोग जाके देख लीजिए। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने दिया, इस जगह पे मैंने एंजाइम का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले जो एंजाइम होता है, एंजाइम में प्रोटीन भी रहता है, नॉन प्रोटीन पार्ट भी रहता है। जो हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, हमको पता है कि जो एंजाइम है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और प्रोटीन मतलब अमाइनो एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और एग्रीगेशन ऑफ द अमाइनो एसिड मीन्स प्रोटीन विच इज formed by the polypeptide bond. So many different kind of poly means so many, ढेर सारे। जब पेप्टाइड बॉन्ड ढेर सारे अमाइनो एसिड को जुड़ देगा, तब जाके बनेगा एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर। और प्रोटीन का जो हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर है उसी जगह से बनता है एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है, इसको अगर हम स्टडी करें तो एक प्रोटीन पार्ट मिलेगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा एंजाइम में। अगर प्रोटीन पार्ट मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन पार्ट को बोलेंगे एपोएंजाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म एपोएंजाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें दो अलग टर्म आ जाएगा, एक आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा होता है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि जो कि टाइटली बाउंड होता है एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसके साथ, उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। जब लूजली बाउंड होता है तब वो पार्ट बनेगा कोएंजाइम। ध्यान से ये दिमाग में बैठा के रखिए ये तीनों टर्म। एक होता है एपोएंजाइम, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम। नेक्स्ट और एक टर्म है वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है कि जब कोई मेटल, जब कोई आयन जाके बैठ जाएगा किसके साथ? एंजाइम के साथ, तब जाके बनेगा, तब वो होगा कोफैक्टर। जैसे मैंगनीज या मैग्नीशियम एक कोफैक्टर का एग्जांपल है, आयरन एक कोफैक्टर का एग्जांपल है। वैसे ही उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम क्या है? मैंने जो इसका अगला वीडियो था मेरा, उसमें मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था प्रॉपर्टी के बारे में। इस जगह पे मैंने इलाबोरेटली डिस्क्राइब कर रहा हूं। जैसे पहला जो पॉइंट है वो है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी मींस क्या है कि एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा? एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वैसे ही एंजाइम जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और एंजाइम रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन है, उसको क्या करेगा? इंड्यूस करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंड्यूस करेगा और रिड्यूस करेगा। ये एक कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है। अब ये एक बायो कैटालिस्ट है। कौन सा? एंजाइम। अगर कैटालिस्ट का बात किया जाए तो केमिकल रिएक्शन जो लेबोरेटरी में होता है, केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है कैटालिस्ट। मगर ये तो है बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है, इसके लिए इन्वॉल्व जिसका है वो है एंजाइम, इसीलिए ये है बायो कैटालिस्ट। नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी, यानी कि एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर में जाके ही काम करेगा। जैसे स्पेसिफिसिटी जो प्रॉपर्टी है उसको चारों पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो है एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, दूसरा है एब्सोल्यूट ग्रुप स्पेसिफिसिटी, तीसरा है रिलेटिव ग्रुप स्पेसिफिसिटी, चौथा है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। सबसे पहला एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, यानी कि एक एंजाइम हर एक समय पे एक सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा। अगर इस जगह पे मैंने एक एंजाइम का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया, ये अगर एक एंजाइम है
तो इस जगह पे एक सबस्ट्रेट आएगा, ये एक अगर सबस्ट्रेट है तो ये दोनों जब मिलेगा इस जगह पे जाके जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, तो ये जगह पे जब जाके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तब जाके क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दोनों मिल गया और इसी जगह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और ये एक एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही जाके बाइंड करेगा, इसीलिए एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी कि एक सिमिलर काइंड ऑफ, एक ही टाइप का है, देखने में एक ही टाइप का अगर सबस्ट्रेट है, अगर केमिकल कॉम्पोजिशन सबस्ट्रेट का एक ही टाइप का है तो उस जगह पे एक ही टाइप का एंजाइम जाके उसके साथ बाइंड करेगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रुप स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट ग्रुप स्पेसिफिसिटी, जैसे अगर एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का बात किया जाए, यूरिएज जैसे एंजाइम, अगर एंजाइम का नाम अगर याद करना है तो एज आएगा लास्ट में, एज। यूरिएज एक एंजाइम होता है, वो हर एक समय पे यूरिया के ऊपर में जाके ही बाइंड करेगा, यूरिया के ऊपर में ही वो काम करेगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। दूसरा जो है एब्सोल्यूट ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी कि जो एमाइलेज, इसमें भी एज, जैसे यूरिएज मैंने बताया, एज लास्ट में है, एज। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का जब मैंने एग्जांपल दिया था, एब्सोल्यूट ग्रुप स्पेसिफिसिटी यानी कि एमाइलेज एक पर्टिकुलर ग्रुप यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर में जाके काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट, ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट होता है, मगर उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सिमिलर काइंड ऑफ है, सिमिलर टाइप ऑफ है, इसीलिए वो एमाइलेज लास्ट में है एज, यानी कि ये एक एंजाइम का नाम है। एमाइलेज एक एंजाइम है, वो जाके किसके ऊपर में काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर में काम करेगा। तो ये हो गया एब्सोल्यूट ग्रुप स्पेसिफिसिटी। तीसरा जो है रिलेटिव ग्रुप स्पेसिफिसिटी। रिलेटिव ग्रुप स्पेसिफिसिटी यानी कि ग्रुप में जो रिलेटिव है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे पेप्टाइडेज, जैसे ट्रिप्सिन, ये सारे हैं रिलेटिव ग्रुप स्पेसिफिसिटी, यानी कि ग्रुप में जो रिलेटिव वगैरह है, यानी कि जिसमें थोड़ा सा चेंजेस है मगर उसमें भी वो काम करेगा। मोर और लेस जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो सेम है, मगर बॉन्डिंग में थोड़ा सा अलग है, या कुछ जगह पे पार्शियली, कुछ जगह पे चेंजेस है, मगर वो आएगा रिलेटिव ग्रुप स्पेसिफिसिटी में, उसमें भी एंजाइम काम करेगा। तीसरा है ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी मतलब, ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी को समझने के लिए सबसे पहले जो ध्यान में रखना है वो है दो टर्म, एक है डी फॉर्म, एक है एल फॉर्म। यानी कि अगर मिरर में मेरा जो दो हाथ है, इसको अगर मिरर में देखा जाए तो मेरा जो बाएं हाथ है उसको दाईं तरफ या दाईं हाथ को बाईं तरफ दिखाई देगा। इसी जगह पे भी ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी में भी सेम है, ये एमाइनो एसिड में काम करेगा। एमाइनो एसिड में एल फॉर्म डी फॉर्म होता है, और ये एल फॉर्म डी फॉर्म किसके बेसिस पे होता है, जो ग्रुप होता है, स्ट्रक्चरल जो ग्रुप होता है वो OH ग्रुप हो सकता है, वो क्या करेगा, एल फॉर्म, यानी कि वो लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है। ये इतना ही फर्क है दोनों में, एल फॉर्म डी फॉर्म में। अब ये इसमें रोटेशन का भी फर्क है। तो ये ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी में जब जाके काम करेगा एंजाइम, जैसे एक पर्टिकुलर एंजाइम एक एल फॉर्म में जाके ही काम करेगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो जाके डी फॉर्म में ही काम करेगा, तो तब वो बन जाएगा ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट जो एक पॉइंट है, ये पहला दो पॉइंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन। रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन मींस, मैंने इस जगह पे एक दो टाइप में एरो दिखाया, दोनों टाइप मतलब ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, मगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन में भी हो सकता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट भी बन सकता है, इसीलिए मैंने रिवर्सिबल एरो यूज किया।
तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन मींस फॉरवर्ड रिएक्शन, साथ ही साथ रिवर्स रिएक्शन। कुछ ऐसा समय भी आता है जहां पे जो स्पीड है, पहले ही मैंने बताया कि जो एंजाइम का जो तरीका है काम करने का वो बहुत ही फास्ट होता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इतना सारा काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इतना फास्ट में होता है, इसीलिए कुछ कुछ समय पे ऐसा भी होता है कि बैक फ्लो नजर नहीं आता, बैक फ्लो दिखाई नहीं देता, होता ही नहीं। जो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन है उसी में बाद बन जाता है, खत्म हो जाता है, मगर रिवर्सिबल भी होता है। नेक्स्ट है कॉलोइडल प्रॉपर्टीज। कॉलोइडल प्रॉपर्टीज मींस प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन से बनता है। अब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो तो बड़ा वाला स्ट्रक्चर ही होगा, तो इसमें एंजाइम का भी कॉलोइडल प्रॉपर्टी ये इस जगह पे भी दिखाई देगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड कर सकता हूं, वो है पीएच, साथ ही साथ टेम्परेचर का जो ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि पीएच और टेम्परेचर का ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि उसको हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिमल पीएच एंड टेम्परेचर, यानी कि जो एंजाइम है वो 40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड में काम करेगा, वो सबसे बेहतरीन काम कर सकता है उस टेम्परेचर में 40 डिग्री में। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर फिक्स्ड जो पीएच है उस पीएच में काम कर सकता है बहुत अच्छे से। अगर वो एसिडिक हो सकता है, वो न्यूट्रल हो सकता है, वो बेसिसिटी यानी कि बेस का भी हो सकता है, हायर पीएच वाला भी हो सकता है। पीएच मींस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। और पीएच जो होता है वो एसिड या किसी भी चीज, वो लिक्विड हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो एसिडिक, वो लिक्विड फॉर्म में जो है वो एसिडिक है या बेस है या न्यूट्रल है, उसको देखने के लिए जो टेस्ट होता है, जो स्केल यूज होता है, वही है पीएच। यानी कि पीएच मेजरिंग यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी और साथ ही साथ न्यूट्रल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। क्लासिफिकेशन इन डिटेल में आज नहीं डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बता के जा रहा हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम किसके बेसिस पे है, इस जगह पे मैंने दिखाया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फंक्शन, कौन सी जगह पे काम कर रहा है इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। अगर कौन सी जगह पे काम हो रहा है इसके बेसिस पे एंजाइम को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाएगा। एक होता है एंडो एंजाइम, दूसरा होता है एक्सो एंजाइम। जो एंडो एंजाइम है वो जिस जगह से जेनरेट होगा, ओरिजिनेट होगा, उसी जगह पर ही काम करेगा, वो दूसरा किसी जगह पे जाएगा ही नहीं, वो हो जाएगा एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम क्या है, जिस जगह से जेनरेट हुआ उस जगह से दूर में किसी जगह पे जाके काम करेगा, ठीक है। और एंजाइम कैटालिस्ट की तरह ही थर्मोडायनामिक लॉ को फॉलो करता है। जैसे एनर्जी का, अगर थर्मोडायनामिक लॉ ऑफ एनर्जी अगर हम देखें तो उसमें क्या बताया गया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। एक जगह से दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी को क्रिएट भी किया नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय भी किया नहीं जा सकता। ये जो एंजाइम है वो भी सेम है। एंजाइम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कुछ भी नहीं किया जा सकता। एंजाइम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एंजाइम किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, मगर उसमें कोई भी उसका केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं होगा, जस्ट रिलीज होगा। और रिलीज होने के बाद वो ऑलरेडी है, उसमें प्रेजेंट है, वो जस्ट रिलीज होगा, काम हो जाएगा, बस खत्म। वो उस जगह से बाहर निकल आएगा, उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आज का जो डिस्कशन था
वो था तीनों। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 टर्म मैंने बताया। एपो एंजाइम एक बताया, प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि टाइटली बाउंड होता है, द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इज कोएंजाइम, कोएंजाइम लूजली बाउंड and it's a non-proteinaceous part of the enzyme. And the another important term is cofactor. The cofactor means some metals when attached to the enzyme, that means this term is cofactor. For example, magnesium. Next, the properties of the enzyme, that means the catalytic property, the specificity. The specificity property can be divided in 4 groups: absolute specificity, absolute group specificity, relative group specificity, optical specificity. Each and every specificity represents some special character, some special features. Next है reversibility of action. Reversibility of action means forward backward reaction. Colloidal property. Colloidal property means on the basis of their size, on the basis of their molecular size, they show the colloidal property. Next, optimal pH and temperature. By the use of optimal pH and temperature, the enzyme smoothly complete their function. And next is the classification of the enzyme on the basis of their, on the site of action or function. The enzyme can be classified in 2 groups: exoenzyme and endoenzyme. Exoenzyme means the एक जगह से जिस जगह पे वो ओरिजिनेट होगा उस जगह से दूर किसी जगह पे जाके काम करेगा, फार ऑब्जेक्ट में जाके काम करेगा। फार टारगेट पॉइंट है, फार डिस्टेंस। नेक्स्ट है एंडोएंजाइम। एंडोएंजाइम मींस जगह पे वो ओरिजिनेट होता है उसी जगह पे ही वो काम करता है, दूसरा किसी जगह पे काम नहीं करता। जो एक्सोएंजाइम है वो जिस जगह से जेनरेट होगा उससे दूर में जाके काम करेगा, वो है एक्सोएंजाइम। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा तो मेरे चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।